जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर, एआरओ के अंदर। तो जो लूनी बेसिन की बात करें तो लूनी नदी निकलती है अजमेर से। जो लूनी बेसिन जो भाग है वो है पश्चिमी मरुस्थल का। लूनी नदी को अंतः सलीला भी कहा जाता है, अंतः सलीला। और लूनी नदी के बारे में हम इम्पोर्टेंट बात करें तो ये है कि लूनी नदी का जो पानी है वो बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है, बाद में इस नदी का पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो आप सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 153 के अंदर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की बात कही गई है। और जो सातवां संविधान संशोधन था जो हुआ था 1956 के अंदर, उसमें कहा गया था कि या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। तो ये डिटेल आपको एक बार देख लेनी है ध्यान से। और अनुच्छेद 154 है, इसमें जो राज्यपाल है उसकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट चलें तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 165, 2 अनुच्छेद 170, 3 अनुच्छेद 160 या डी अनुच्छेद 158। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़े तो क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? वनपाल के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जेईएन एग्जाम 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है। जो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है ये अवस्थित है आसिंद के अंदर, आसिंद है भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है। इनके जो अन्य मंदिर है देवनारायण जी के, उनमें एक दूसरा मंदिर है वो स्थित है जोधपुरिया के अंदर। जोधपुरिया टोंक जिले की निवाई तहसील में पड़ता है, जोधपुरिया। और जो इनका एक और अन्य मंदिर है इम्पोर्टेंट है वो भी देवनारायण जी का, तीसरा मंदिर वो पुष्कर में पड़ता है। पुष्कर में एक गांव है वहाँ पर ये इनका मंदिर पड़ता है। तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और अगर केंद्र की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख पूछे तो उसका आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 5 वर्ष तक, 2 संसद के प्रसाद पर्यंत, 3 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 7 वर्ष तक। तो नॉर्मली जब हम क्वेश्चन देखते हैं और ऑप्शन नंबर 1 हमें वहाँ मिल जाता है राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है, तो हम गलती से लगा के आ जाते हैं 5 वर्ष तक, जो इसका गलत जवाब होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको राज्यपाल के बारे में याद करनी है। अब हम नेक्स्ट देखें, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। जेईएन एग्जाम में पूछा गया है, पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, जेल प्रहरी परीक्षा। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर 1 गोगाजी, बी बाबूजी, सी संत पीपा या डी जसनाथ जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 गोगाजी। गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ये सारी चीज़ आपको गोगाजी के बारे में याद रखनी है।
गोगाजी जैन जो अपने भाई अर्जन और सर्जन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। गायों की रक्षा के लिए ये गोगाजी जाने जाते थे। और जो महमूद गजनवी हैं, मतलब महमूद गजनवी से गोगाजी ने युद्ध किया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं राजस्थान भारत में किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राजस्थान भारत में देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर 1 कच्चा लोहा, बी अब्रक, सी प्राकृतिक गैस, 4 सीसा और जस्ता। 1 कच्चा लोहा, 2 अब्रक, 3 प्राकृतिक गैस, 4 सीसा और जस्ता। तो जो राजस्थान है वो भारत में सीसा और जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरे भारत के अंदर राजस्थान का सीसा और जस्ता के उत्पादन में पहला स्थान है। नेक्स्ट हम देखें तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। पटवार जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 के अंदर, इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि राज्यपाल की जो कार्यपालक शक्ति है वो है अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की जो कार्यपालक शक्तियाँ हैं वो दी हुई है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। तो राजस्थान का जो शेखावटी अंचल है, चूरू सीकर झुंझुनू, उसे बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। एक है बांगड़ प्रदेश, एक है वांगड़ प्रदेश। जो वांगड़ प्रदेश है वो कहा जाता है वांगड़ प्रदेश। वो बांसवाड़ा डूंगरपुर जो क्षेत्र है प्रतापगढ़, उस क्षेत्र को वांगड़ प्रदेश कहा जाता है। जो माही नदी है उसके आसपास का क्षेत्र वांगड़ प्रदेश का कहलाता है। ये सारी चीज़ आपको याद करनी है। और राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। आरपीएससी हेड मास्टर जो एग्ज़ाम है जो 2012 के अंदर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है। जो राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना है वो पाया जाता है जैसलमेर नागौर ज़िले के अंदर। स्टील ग्रेड चूना राजस्थान में जैसलमेर नागौर ज़िले में पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखें तो राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र, मंगला भाग्यम, ये सारे तेल क्षेत्र हैं। राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र की खोज निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के अंदर पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र की खोज कब की गई थी। जो इसका सही आंसर है वो है वर्ष 2004 के अंदर राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र की खोज की गई थी। नेक्स्ट हम देखें तो क्वेश्चन है लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है बाबा रामदेव, बी बाबूजी, सी गोगाजी, या जो डी है मतलब 4, 1 बाबा रामदेव, 2 बाबूजी, 3 गोगाजी, 4 तेजाजी। तो जो लाछा गुजरी की गाय थी वो चोरी हो जाने पर उसकी सहायता जो की थी वो की थी तेजाजी ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लाछा गुजरी गाय चोरी हो जाने पर तेजाजी ने उसकी सहायता की थी। तेजाजी को काला और बाला के देवता के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ लिख देते हैं काला बाला का देवता, काला बाला का देवता तेजाजी को कहा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बढ़ें तो क्वेश्चन है हमारा अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ। सेकंड ग्रेड जो सोशल स्टडी एग्जाम है 2011 के अंदर, उसमें पूछा हुआ है कि अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 प्री कैम्ब्रियन, 2 मीसोजोइक, 3 पोलियोजोइक, या 4 सीनोजोइक। तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका विकास हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। अरावली पर्वत श्रेणी अरब सागर से चालू होती है और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक अरावली फैली हुई है, जिसका विस्तार राजस्थान में सबसे अधिक है। अब नेक्स्ट हम देखें तो भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। तो भारत का जो राजस्थान राज्य है उसे खनिजों का संग्रहालय या खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। भारत में जो राजस्थान राज्य हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसी कारण इसे खनिजों का संग्रहालय या अजायब घर कहा जाता है।
और राजस्थान में भी ये खनिज जो हैं वो अरावली के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जो अरावली पर्वतमाला है उसमें ये खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखें तो अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। जो अरावली पर्वतमाला की जो सुदूर जो दक्षिण जड़ है वो प्रारंभ होती है अरब सागर तल से। अरब सागर से चालू होकर ये ऐसे राजस्थान के अंदर फैली हुई है। अरब सागर से चालू होकर इसका विस्तार है, ये अरब सागर मान लीजिए आप यहाँ से चालू होकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक ये अरावली पर्वतमाला ये फैली हुई है। ये राजस्थान है, यहाँ से निकल जाती है वापस अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम है वहाँ से उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है। ये सारी चीज़ आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में याद कर लेनी है। वह स्थान जहाँ गोगाजी का जन्म हुआ, तो गोगाजी ये PTI 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुलिस जो सब इंस्पेक्टर है 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें गोगाजी के जन्म के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 खड़नाल, 2 परबतसर, 3 कतरियासर या 4 ददरेवा। जो गोगाजी का जन्म है वो हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। गोगाजी का जन्म हुआ ददरेवा चूरू के अंदर। गोगाजी को जो धुरमेडी और सिरसमेडी है वो स्थान गोगाजी के लिए फेमस है। ठीक है, तो जहाँ गोगाजी का जन्म हुआ वो है ददरेवा। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार लगा लेते हैं। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? जो इसका सही आंसर है वह है 1973 के अंदर राजस्थान में राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है, जो एग्ज़ाम 2022 के अंदर हुआ था। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? 1973 में। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? सेकंड ग्रेड संस्कृत 2011 एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है। तो जो राजस्थान में नदी प्रवाह है वो मतलब 3 रूपों में पाया जाता है। 3 रूप है राजस्थान में नदी प्रवाह के। जो पहला रूप है वो है बंगाल की खाड़ी का, ये अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसे यहाँ लिख देते हैं, बंगाल की खाड़ी। जो पहला रूप है वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दूसरा है अरब सागर, अरब सागर। और तीसरा है अंतःप्रवाह नदियों का, अंतःप्रवाह नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो है। जो राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर, तीसरा अंतःप्रवाह की नदियाँ। तो जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है वो है लगभग 24% एरिया में। जो राजस्थान की नदियाँ हैं वो 24% बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, 16% के आसपास जाकर गिरती है अरब सागर में, और जो बाकी है 60% वो अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं। मतलब ये राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4 या ऑप्शन नंबर 4 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 3। राजस्थान में नदी प्रवाह 3 रूपों में पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंतःप्रवाह नदियाँ। जो बंगाल की खाड़ी की जो नदियाँ हैं वो जैसे बनास हुई, बनास चंबल में मिलती है, और ये नदियाँ इस प्रकार से जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अरब सागर में माही नदी, लूनी नदी, ये सारी अरब सागर में अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं। घग्गर नदी, कातली नदी, ये सारी अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं। नेक्स्ट हम देखें तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है। जो BSTC एग्जाम 2008 है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है। तो जो ऋग्वेद में ऑप्शन नंबर मतलब ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदी है, ऑप्शन नंबर 1 हम देखें तो सरस्वती, 2 लूणी, 3 काटली या कांतली, 4 कांकनी। तो ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदी है वो सरस्वती नदी है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में 2 नदियों का उल्लेख है, एक है सरस्वती और दूसरी है जो द्वेषदती नदी है जो जयपुर के अंदर बहती है। द्वेषदती
दती नदी, ये जयपुर के अंदर बहती है और इसी का दूसरा नाम है वो है अमीन शाह का नाला। अमीन शाह का नाला, जिसे द्रव्यवती नदी भी इस द्वेषवती नदी का नाम है। ये दोनों नदियां जो हैं इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? RS प्री एग्जाम है 2009 का, उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कल की क्लास में कि अजमेर से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। लूनी नदी ये अजमेर से निकलती है और जब पुष्कर की पहाड़ियों के अंदर मतलब भारी वर्षा हो जाती है तो बालोतरा बाड़मेर के अंदर एक स्थान है बालोतरा, वहाँ पर जो बालोतरा का जो स्थल है वो नदी का जो पेटा है उससे नीचे भी यहाँ का धरातल है बाड़मेर बालोतरा का तल नदी पेटे से भी नीचे स्थित है। एक तो बालोतरा का और एक यहाँ मतलब राजस्थान के अंदर जो हनुमानगढ़ पड़ता है, हनुमानगढ़ जंक्शन, वहाँ का भी जो धरातल है वो नदी पेटे जो घग्गर नदी निकलती है उससे नीचे स्थित है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो जो बालोतरा बाड़मेर है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। और बालोतरा बाड़मेर के बारे में मैंने आपको बताया कि बालोतरा बाड़मेर से पहले लूनी नदी का पानी है जो मीठा होता है, इसके बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर में नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर है बालोतरा बाड़मेर के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ें तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2011, RS 1998, AR 2022, पटवार 2011, कांस्टेबल 2013, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019, आर्थिक अन्वेषण 2018। देखिए ये क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं अपन इम्पोर्टेंट। तो अगर आपने नदी कहीं पे पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है। ये राजस्थान के एकमात्र जिले हैं जिनमें नदियाँ नहीं हैं। एक जिला है पहला बीकानेर व दूसरा जिला है चूरू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बीकानेर व चूरू। ये चीज़ अच्छे से आपको याद करनी है। नेक्स्ट अब हम पढ़ें तो राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? उद्योग प्रसार अधिकारी 2018, पुलिस कांस्टेबल 2007, सेकंड ग्रेड 2009, जेल प्रहरी 2018, महिला पर्यवेक्षक 2015। इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सका है। तो जो चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? अब हम ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन नंबर 1 माही, 2 लूनी, 3 चंबल, 4 सोम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है चंबल नदी पर। इसके अलावा अन्य अपन जलप्रपातों की बात करें तो जो भीमलत जलप्रपात है, भीमलत जलप्रपात है ये है बूंदी जिले के अंदर स्थित है। भीमलत जलप्रपात बूंदी में स्थित है और नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है मांगली नदी। मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात स्थित है बूंदी ज़िले के अंदर। इसके अलावा जो एक और जलप्रपात की हम बात करें तो उस जलप्रपात का नाम है मेनाल जलप्रपात। ये मेनाल नदी में है भीलवाड़ा जिले के अंदर मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात पड़ता है। मेनाल नदी। तो ये सारी डिटेल आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। भीमलत जलप्रपात है बूंदी जिले में मांगली नदी पर है। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में मेनाल नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है। प्रयोगशाला सहायक 2016, JEN 2016। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है उनके बारे में हम बात करें। ऑप्शन नंबर 1 तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट और संगमरमर। 2 जास्पर, तांबड़ा, फेल्सपार, जिप्सम। 3 जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट।
या 4 जास्पर, तांबड़ा, संगमरमर, सीसा और जस्ता। तो वे खनिज जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है वो हैं, एक तो हैं जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट। जास्पर, तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट, इनका राजस्थान में जो है वो 100% उत्पादन होता है। वोलेस्टोनाइट का तो स्पेशली 100% और जास्पर का भी 100% जो उत्पादन है पूरे देश के अंदर वो राजस्थान में होता है। तो इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जास्पर। जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट, ऑप्शन नंबर 3। बाड़मेर सांचौर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोलियम हेतु, 2 खनिज पदार्थों हेतु, 3 बायोगैस हेतु या 4 जिप्सम हेतु। तो जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है, बाड़मेर सांचौर जालौर के अंदर पड़ता है। तो बाड़मेर जो सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है वो है पेट्रोलियम हेतु। जो बाड़मेर है वहाँ पर मंगला जो तेल क्षेत्र है, मंगला है, रागेश्वरी है, ये सारे तेल क्षेत्र है, ये बाड़मेर के अंदर पड़ते हैं। तो बाड़मेर सांचौर जो बेसिन प्रसिद्ध है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है। जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है। ऑप्शन नंबर 1 नाहर कटिया नूनमती बरौनी, 2 सलाया कोयली मथुरा, या 3 हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, या 4 मुंबई अंकलेश्वर। तो जो पाइपलाइन है केवल गैस का परिवहन करती है वो है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। इस पाइपलाइन के अंदर केवल गैस का परिवहन होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के बाड़मेर सांचौर द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन से कौन सी कंपनी संबंध है। जो राजस्थान का बाड़मेर सांचौर क्षेत्र है उसमें तेल और वाणिज्यिक उत्पादन से कौन सी कंपनी का संबंध है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007। ऑप्शन नंबर 1 है रिलायंस एनर्जी वेंचर्स, 2 ऑयल इंडिया लिमिटेड, केयर्न एनर्जी, या 4 ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो जो बाड़मेर सांचौर द्रोणी है उनमें तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए केयर्न एनर्जी है जो संबंधित है। ये जो कंपनी है केयर्न एनर्जी, इसका संबंध है स्कॉटलैंड से। ये एक विदेशी कंपनी है, यहाँ हम लिख देते हैं कि स्कॉटलैंड की ये कंपनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केयर्न एनर्जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 के अंदर क्वेश्चन आया है, जेल प्रहरी 2018 में। जो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है। ऑप्शन नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति द्वारा, 2 भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, 3 राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो जो राज्य के राज्यपाल है अनुच्छेद 155 के तहत उनकी जो नियुक्ति करता है वो है भारत का राष्ट्रपति। हमने कल की क्लास में देखा था कि जो अनुच्छेद 153 है उसके अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का। और 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उससे हमने देखा था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। 154 में अपन ने जो राज्यपाल है उसकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 में हम देख रहे हैं कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति। अब 156 की तरफ हम देखें तो 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में 156 में पदावधि, राज्यपाल की पदावधि कि राज्यपाल कितने समय तक अपने पद पर रहेगा। और जो अनुच्छेद 157 है, अनुच्छेद 157 के अंदर लिखा हुआ है राज्यपाल की योग्यता कि राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा 155 के तहत राज्यपाल नियुक्ति की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। पटवार 2021 का जो एग्जाम था उसमें ये पूछा गया है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो राज्यपाल के कार्यकाल है उससे संबंधित है अनुच्छेद 156, जो पदावधि है उसके बारे में
राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट हम देखें तो राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि राज्यपाल पद पर जो योग्यताएं नियुक्त होने के लिए वो है अनुच्छेद 157 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट हम पढ़े तो निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। तो राज्यपाल पद के लिए जो शर्तें हैं उसके बारे में देखें तो ऑप्शन नंबर 1 है वह भारत का नागरिक है। 2 वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। 3 वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। या 4 वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो जो राज्यपाल पद के लिए जो योग्यता है उनके बारे में मैं बताऊं, अनुच्छेद 157 में योग्यताएं लिखी हुई है। इस अनुच्छेद 157 के अंदर 2 योग्यताएं हैं जो राज्यपाल पद के लिए हैं कि वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है उसके लिए आवश्यक योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। और दूसरी योग्यता है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु। योग्यताएं भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और जो इस पद के लिए जो शर्तें हैं वो है वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। वह अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये राज्यपाल के लिए शर्तें हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है 2 व 3। ऑप्शन नंबर 2 व 3 है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कॉलेज लेक्चरर 2016 छात्रावास अधीक्षक 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 गिलुंड, 2 आहड़, 3 पीलीबंगा या 4 कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर है घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो कालीबंगा है इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। ये कालीबंगा और इसका जो दूसरा नाम है काली चूड़ियों के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़े तो आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। जेईएन एग्जाम है 2020 का, उसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आहड़पुर, 2 अगजपुर, 3 आगाटपुर या 4 आदमपुर। जो आहड़ सभ्यता है उसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता को ताम्र सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ताम्र सभ्यता। आहड़ सभ्यता को आघाटपुर या ताम्र सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। जो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण जो शुरू किया था वो व्यक्ति कौन था। ऑप्शन नंबर 1 ACL क्लाइल, 2 HD सांकलिया, 3 BB लाल या 4 एलेक्जेंडर कनिंघम। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण है वो जिस व्यक्ति ने चालू किया था वो है ACL क्लाइल। जो ACL क्लाइल है 1871 के अंदर इन्होंने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य चालू किया था। और भारत के अंदर सन 1861 के अंदर भारतीय पुरातात्विक विभाग है उसकी स्थापना की थी किसने। एलेक्जेंडर कनिंघम ने। एलेक्जेंडर कनिंघम ने, ये रहा एलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1861 के अंदर भारत के कोलकाता के अंदर भारतीय पुरातात्विक विभाग है उसकी स्थापना की थी 1861 में। 1871 में राजस्थान में इसका जो प्रारंभ करने का श्रेय है वो ACL क्लाइल को दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियाँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कालीबंगा को काली चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया है RS 1996 और 1999 में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तेजाजी का जन्म स्थल है। सेकंड ग्रेड GK 2022, पटवार 2021, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014। जो तेजाजी का जन्म स्थल है वो है खड़नाल नागौर में। खड़नाल जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है नागौर जिले के अंदर।
तेजाजी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। काला बाला का देवता, तेजाजी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने में तेजाजी ने मदद की थी। ठीक है, तेजाजी के बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो खरनाल नागौर है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? JN एग्जाम में 2022 में वो पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो बेराट है जयपुर के अंदर, उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ये एकदम सही आंसर है। काली बंगा जो सभ्यता है उसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। बागोर है, इसकी खोज की थी VN मिश्रा ने। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है आहड़ SP जैन, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये सुमेलित नहीं है। आहड़ की खोज SP जैन ने नहीं, जो अक्षय कीर्ति व्यास है, AK व्यास, उन्होंने सन 1953 के अंदर आहड़ सभ्यता की खोज की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ है उस पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और ये राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है? क्वेश्चन सीधे शब्दों में पूछ रहा है कि जो 1992 में डाक टिकट जारी किया था वो किस लोक देवता के ऊपर जारी किया गया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 पाबूजी, 2 रामदेव जी, 3 देवनारायण जी या 4 तेजाजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी के ऊपर सितंबर 1992 के अंदर 5 रुपये का, यहाँ लिख देते हैं अपन, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था सरकार द्वारा। सितंबर 1992 में देवनारायण जी के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ये इनकी फड़ पर जारी किया गया था। देवनारायण जी की फड़ के बारे में आपको बताएं तो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी फड़ के रूप में जानी जाती है। राजस्थान के लोक देवताओं में जो सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़ वो है देवनारायण जी की। और सर्वाधिक जो चित्रांकन हुआ है, चित्रों का अंकन जिस फड़ पर हुआ है वो देवनारायण जी की ही फड़ है, देवनारायण जी की फड़ है। ठीक है, देवनारायण जी का प्रमुख जो मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। जोधपुरिया निवाई के अंदर भी देवनारायण जी का मंदिर है और पुष्कर के अंदर भी देवनारायण जी के मंदिर स्थित हैं। कि किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? BSTC एग्जाम जो 2008 में हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 करौली, 2 भरतपुर, 3 अलवर या 4 सीकर। तो जो लाल पत्थर है वो प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर 1 करौली का। करौली का लाल जो पत्थर है वो प्रसिद्ध है। करौली के अलावा जो धौलपुर है, धौलपुर जिला है, वहाँ का भी लाल पत्थर प्रसिद्ध है। करौली व धौलपुर का लाल पत्थर प्रसिद्ध हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सेकंड ग्रेड GK एग्जाम जो 2022 में भी हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान का जो महाधिवक्ता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 178 के तहत, या 2 175, 3 176 के तहत, ऑप्शन नंबर 4 177 के तहत। जो राजस्थान का महाधिवक्ता है वो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुच्छेद 177 का प्रयोग करता है। जो महाधिवक्ता है वो जो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में उसमें भाग ले सकता है, लेकिन अगर कुछ भी कभी मत देने की ज़रूरत पड़े तो महाधिवक्ता मत देने के पात्र नहीं होता। महाधिवक्ता किसी भी प्रकार का मत राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में नहीं दे सकता, ये ओनली उसमें भाग दे सकता है, अपनी सलाह किसी भी मुद्दे पर दे सकता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति है जो राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। ये सारी चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में है?
रूप में हुई है। पटवार एग्जाम 2011, CET 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 4 हाथों वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी या हड़बू जी। तो 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है वीर कल्ला जी को। चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था उन्होंने उसके अंदर वीर कल्ला जी ने एक क्षत्रिय के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण इन्हें वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले जो देवता है उनके रूप में जाना जाता है। देवनारायण जी के बारे में पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। इनका प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा जोधपुरिया निवाई के अंदर स्थित है देवनारायण जी। और जो गुज्जर है वो इनकी आराधना करते हैं। गुज्जर बोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। 5 रुपये का डाक टिकट 1992 में इनके ऊपर जारी किया गया था, इनकी फड़ के ऊपर। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? IN एग्जाम 2014, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्जाम 2018, CET 2023, उद्योग निरीक्षक 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ अपन लिख देते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी है इसका जो केंद्र है वो कहाँ? HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बूंदी, 2 बाड़मेर, 3 जोधपुर या 4 जालोर। तो जो ये कंपनी है वो स्थित है बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर में ये कंपनी क्या काम करती है? ये जो तेल क्षेत्र है, तेल क्षेत्र, उनमें रिफाइनरी का जो काम है वो ये HPCL कंपनी करती है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी है, इसका जो मतलब बाड़मेर है वहाँ पे 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने एक तेल यूनिट की स्थापना की थी जहाँ से 9 मिलियन मीट्रिक टन तेल का जो उत्पादन है वो किया जाना है। उसी के अंदर HPCL राजस्थान जो रिफाइनरी कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी, जिसका केंद्र स्थित है बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? ग्राम सेवक 2016, जेल प्रहरी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? देवनारायण जी, हड़बू जी, गोगा जी या रामदेव जी। तो जाहर पीर के नाम से जिस लोक देवता को जाना जाता है उनका नाम है गोगा जी। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। ददरेवा चूरू, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। और जाहर पीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सीड्स मेडी और धुर मेडी जो भी है वो इनके लिए फेमस हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या। ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे लिख लेते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है। मंगला भाग्यम ऐश्वर्या जो शक्ति है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय या 4 रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर बेसिन से प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना है। तो जो मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या हैं ये हैं ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। मंगला भाग्यम एवं ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी जो तेल क्षेत्र है ये बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो असिस्ट जेलर 2016, PTI 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर 1 213, 2 200, 3 210 या 4 215। जो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो करता है अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद
23 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो राज्यपाल जो है उसकी जो नियुक्ति है अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 154 में अपन ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 154 के तहत जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 154 में होती हैं। अनुच्छेद 155 में जो इसकी नियुक्ति है उनके बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जबकि अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 156 में बताया गया है कि जो राज्यपाल की पदावधि है वो क्या होगी, राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में बताया गया है कि राज्यपाल पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 157 में योग्यता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 158 में बताया गया है राज्यपाल पद के लिए जो भी शर्तें हैं उनके बारे में। तो राज्यपाल के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है वो हमने देख ली है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू अथवा कोल्लूमंड गांव में विशाल मेला लगता है? वन रक्षक एग्जाम 2022, स्कूल व्याख्याता 2022, JN एग्जाम 2022 और एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है 2022, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोल्लू गांव में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को किस लोक देवता की स्मृति में मेला भरता है? ऑप्शन नंबर 1 रामदेव जी, 2 पीपाजी, 3 पाबूजी या 4 तेजाजी। तो जो कोल्लू गांव है वो प्रसिद्ध है पाबूजी के लिए। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू गांव में विशाल मेला लगता है, वो पाबूजी का विशाल मेला भरता है। पाबूजी को हम लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी जानते हैं। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। लक्ष्मण के अवतार के रूप में पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है या ऊँटों का देवता इन्हें कहा जाता है। ऊँटों का देवता। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। जो रेबारी जाति है वो पाबूजी की अनुयायी हैं, मतलब रेबारी जाति जो भी है ऊँट पालक जो जाति है वो पाबूजी का अपना पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। वीडियो 2021 का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया है कि राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है अनुच्छेद 200 के तहत। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे अनुच्छेद 201 के तहत। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक सही। क्या एक सही है? राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। सही है, राज्यपाल घोषित कर देता है कि अगर उसको किसी विधेयक में कुछ भी दिक्कत लगती है तो उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास आरक्षित रख सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देखते हैं कि 2 सही। राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। ये पुनर्विचार के लिए, लौटाने के लिए यहाँ पे बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 एवं 2 सही। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आर्ट सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। RS एग्जाम 2021 में पूछा गया है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो जो सही कथन का वो चयन हमें करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये चीज़ सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये चीज़ गलत है। आहड़वासी चावल जो है उससे परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 3 एवं 4 सही। जो आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रवती नगरी।
ठीक है। आर्य सभ्यता जिसकी खोज की थी उनका नाम था अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़े तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 177। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011, आरपीएससी 2004, महिला पर्यवेक्षक 2019, आर्थिक अन्वेषण 2018, कनिष्ठ सहायक 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सीकर या उदयपुर। इसका सही आंसर है सीकर। सीकर जिले के अंदर गणेश्वर जो सभ्यता है उसके अवशेष मिले हैं, जो कांतली नदी है। कांतली नदी जो सीकर जिले में बहती है, अंतःप्रवाह की नदी के रूप में कांतली नदी को जाना जाता है, उसके किनारे पे गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र जो युगीन सभ्यता है उसकी जननी के रूप में भी जाना जाता है। ताम्र सभ्यता की जननी के रूप में गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 रामदेव जी, 2 तेजाजी, 3 गोगा जी या 4 देवनारायण जी। जो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव हैं वो हैं रामदेव जी। जो रामदेव जी के जो अनुयायी हैं वो कामड़िया पंथ के लोग कहलाते हैं। कामड़िया पंथ के लोग रामदेव जी के अनुयायी कहलाते हैं। जो कामड़िया पंथ के लोग हैं इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है 13 ताली। 13 ताली नृत्य ये लोग करते हैं। 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ के लोग करते हैं। जो रुणीचा है, रुणीचा नामक स्थान है जैसलमेर के अंदर। रुणीचा जैसलमेर में, वहाँ रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। रुणीचा जैसलमेर में रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जो राजस्थान के रामदेव जी राजस्थान के वे संत हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि, ठीक है, जीवित समाधि ली थी रामदेव जी ने। ये सारी डिटेल आपको रामदेव जी के बारे में याद रखनी है कि कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक थे वो थे रामदेव जी। इनकी ध्वजा, जो ध्वजा है उसे नेजा कहा जाता है। सांप्रदायिक जो सद्भावना है उसके लिए रामदेव जी जाने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित कौन से गांव से होता है। ऑप्शन नंबर 1 अरना, 2 बागोता, 3 बासानी या 4 बिजराल। जो खारी नदी का उद्गम है राजस्थान के अंदर खारी नदी के नाम से 2 नदियाँ हैं। एक नदी है जो सिरोही जिले से निकलती है। खारी नदी एक पहली है सिरोही जिले से निकलती और ये लूनी की सहायक नदी है। ये अरब सागर में गिरती है। दूसरी नदी है जो निकलती है राजसमंद जिले से। राजसमंद जिले से दूसरी नदी निकलती है। राजसमंद जिले से दूसरी नदी जो ये पहाड़ियाँ हैं, बिजराल गांव की पहाड़ियाँ, यहाँ से ये नदी निकलती है बिजराल गांव की पहाड़ियों से। जो खारी नदी सहायक है वो बनास की सहायक नदी है। यहाँ हम लिख देते हैं बनास की सहायक नदी। बनास की सहायक नदी। और ये जो नदी है वो बनास से आकर मिलती है राजमहल नामक स्थान पर। बीसलपुर बांध बना हुआ है, वहाँ पर खारी नदी बनास से आकर मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बिजराल की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य में तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है। वन रक्षक परीक्षा 2013 के अंदर, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019। तो तांबड़ा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तांबड़ा को जाना जाता है रक्तमणि नाम से। रक्तमणि भी तांबड़ा को कहा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक लाल व गुलाबी होता है। लाल व गुलाबी, लाल प्लस गुलाबी होता है तांबड़ा। तांबड़ा एक खनिज है। राज्य में तांबड़ा का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है। टोंक जिले के अंदर, जो राजस्थान पूरा राज्य है उसमें तांबड़ा का सर्वाधिक खनन होता है। टोंक के बाद जो अजमेर ज़िला है, अजमेर ज़िले के अंदर, टोंक के बाद अजमेर ज़िले में तांबड़ा का सर्वाधिक खनन होता है। तांबड़ा के बारे में सारी डिटेल हमने देख ली है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां आकर मिलती हैं।
जो मांडलगढ़ स्थान है वो भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा यहाँ लिख देते हैं, मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा ज़िले के अंदर। और भीलवाड़ा में मांडलगढ़ नामक स्थान पर जो नदियाँ आकर मिलती है वो है जो बनास नदी है एक, तो वो है, दूसरी है बेड़च और तीसरी है मेनाल। एक मिनट, BMB से ये आपको याद करना है कि बनास, मेनाल और बेड़च ये तीनों नदियाँ मांडलगढ़ के निकट आकर मिलती है। भीलवाड़ा नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम है बेड़च, बनास और मेनाल का। बनास नदी का जो दूसरा त्रिवेणी संगम है वो है राजमहल। राजमहल के अंदर जो बनास नदी का दूसरा त्रिवेणी संगम है वो स्थित है राजमहल में। वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है, जिसके बाद बीसलपुर डैम बना हुआ है। बनास, डाई और खारी, बनास, डाई और खारी नदियाँ आकर मिलती है। डाई और खारी बीसलपुर राजमहल के अंदर आकर मिलती है। बीसलपुर बांध यहाँ पर बना हुआ है। जो एक और त्रिवेणी संगम है वो है रामेश्वर सवाई माधोपुर में। रामेश्वर नामक स्थान है सवाई माधोपुर में, वहाँ पर मिलती है बनास नदी, सीप नदी और चंबल नदी। ये दूसरा त्रिवेणी जो संगम है वो है। इसके अलावा एक त्रिवेणी संगम की बात करें तो माही, सोम और जाखम जो बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर वहाँ पर आकर मिलती है। वहाँ पे भी राजस्थान में त्रिवेणी संगम बना हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो तेजाजी थी उनकी पत्नी का नाम राम प्यारी, 2 रामदेव जी की पत्नी का नाम मेणादे, बाबू जी की पत्नी का नाम कमलादे, या गोगा जी की जो पत्नी का नाम है उनका नाम जो बाछल। क्या इनमें से क्या सही है क्या गलत, अब एक बार देखते हैं। जो रामदेव जी की पत्नी थी उनका नाम था मेणादे, एकदम सही है। गोगा जी की पत्नी का नाम बाछल, सही है। बाबू जी की जो पत्नी थी उनका नाम था कमलादे, ये भी सही है। तेजाजी की पत्नी का राम प्यारी नहीं था, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। और इस क्वेश्चन के हिसाब से यही हमारा करेक्ट आंसर होता है। तेजाजी की जो गलती है हमने पकड़ ली है कि तेजाजी की पत्नी का नाम राम प्यारी नहीं था, इनकी पत्नी का नाम था, तेजाजी की पत्नी का नाम नेतल या नेतल दे। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है। अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है कि जो राज्य का प्रशासन है वो सही तरीके से नहीं चल रहा, जो शासन तंत्र है वो विफल हो रहा है। तो जो राज्य के जो संपूर्ण शासन होता है वो चला जाता है राष्ट्रपति के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में होता है, तो एक तरीके से राष्ट्रपति के नियंत्रण में चला जाता है। अब हम हमारे ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मंत्रिपरिषद, 2 मुख्य सचिव, 3 राज्यपाल या 4 मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है वो होता है राज्यपाल। ये प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। हमेशा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में चला जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही आंसर होगा राज्यपाल। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उसके बाद शासन राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। इसके प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल वहाँ पर कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय के संबंध में कौन सा कथन सही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। जो पुनर्जीवित परियोजना है द्रव्यवती नदी की, इसका शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री और स्वतंत्र राज्य द्वारा अजमेर में किया गया है। जब ये नदी ही जयपुर में स्थित है तो इसका शुभारंभ अजमेर में क्यों किया जाएगा, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है, ये सही है। इसे 2017 में पूर्ण किया गया था, ये भी गलत है। योजना के अनुसार इसके उद्देश्य की पूर्ति हुई है, अभी तक इसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। तो इसका जो द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय के संबंध में जो सही है वो है कि इसका उद्देश्य से शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी।
मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुनायन राज्य की। जो बेराट जो स्थान है, यहाँ बेराट सभ्यता उसकी खोज की गई है यहाँ पे। तो ये राजधानी थी मत्स्य राज्य की। बेराट वर्तमान में जयपुर जिले के अंदर पड़ता है। जो बाणगंगा नदी है वो बेराट सभ्यता से, जो बेराट स्थल है उससे संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। लूनी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर, चंबल की 1051 किलोमीटर, बनास की है 512 किलोमीटर और माही नदी की कुल लंबाई 467 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। एक बार देखिए, लूनी नदी की लंबाई जो है 495 किलोमीटर है, अजमेर से ये नदी निकलती है, ये सही आंसर है। चंबल की लंबाई है 1051 किलोमीटर, ये भी सही आंसर है। जो मध्य प्रदेश है वहाँ से ये नदी निकलती है। बनास की लंबाई है 512 किलोमीटर, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। जो माही नदी है उसकी लंबाई 467 किलोमीटर, ये गलत लिखा हुआ है। माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। माही नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में माही नदी की लंबाई है वो है 171 किलोमीटर। कुल 171 किलोमीटर लंबाई है, उसमें माही नदी फैली हुई है। माही, सोम, जाखम जो नदियाँ हैं वहाँ बेणेश्वर डूंगरपुर नामक स्थान पर बेणेश्वर धाम का बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है, वहाँ त्रिवेणी संगम है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। जेईई ने एग्जाम 2020 में पूछा गया है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जो राजस्थान के लोक संत हैं वो जाने जाते हैं रामदेव जी। इन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। रूणीचा जैसलमेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। जो बीजक पहाड़ी बेराट है वो है जयपुर के अंदर। बीजक की पहाड़ी जयपुर के अंदर स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बीजक पहाड़ी है ना, जयपुर के अंदर स्थित है। जो बीजक पहाड़ी में जो बेराट स्थित के अशोक के शिलालेख है उसकी खोज की थी कैप्टन बर्ट ने, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो शिलालेख खोजा गया था वो था बाबरू का शिलालेख। बाबरू शिलालेख कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था, बाबरू शिलालेख। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। ये कहाँ स्थित है। जो बीजक की पहाड़ी है वो बेराट जयपुर के अंदर स्थित है, बेराट जयपुर के अंदर। बीजक की पहाड़ी के साथ ही बेराट जयपुर में और दूसरी जो पहाड़ी है उसका नाम है भीम जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी। ये पहाड़ी भी यहाँ पर स्थित है बेराट जयपुर के अंदर। कुल यहाँ पर बेराट जो जयपुर है वहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध रखती है। जो राजस्थान की बनास संस्कृति है वो आहड़ जो सभ्यता है उदयपुर के अंदर उससे संबंधित है। आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर जो है उससे संबंधित है ये। और बनास संस्कृति का जो जिस काल से संबंध है वो है ताम्रपाषाण काल। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध ताम्रपाषाण काल से है, ये चीज़ याद करनी है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। ये आगाटपुर है, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है पिछली क्लासों में, वो दोबारा आ गया है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है, आगाटपुर। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। कालीबंगा जो है वो हड़प्पा काल की जो सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। घग्गर नदी जो पुरानी सरस्वती का जो अवशेष है घग्गर नदी उसके किनारे बसी हुई है कालीबंगा सभ्यता। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जो जिला है वहाँ पर है कालीबंगा सभ्यता। हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा सभ्यता है। उत्खनन कार्य, इसका उत्खनन कार्य जो 5 स्तरों में किया गया था, 5 स्तर। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो पहला और दूसरा स्तर था, पहला और दूसरा, वो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता का था।
प्राक हड़प्पा सभ्यता, उसके ये स्तर थे, मतलब हड़प्पा से पूर्व के जो ये अवशेष है वो पहले और दूसरे स्तर से मिले थे। बाकी 3, 4 और 5 इसके जो अवशेष हैं, तीसरे जो स्तर था, चौथा स्तर था, पांचवा स्तर था, वो हड़प्पा सभ्यता के थे। तो ठीक है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया था। पहला और दूसरा प्राक हड़प्पा कालीन था और तीसरा, चौथा, पांचवा ये हड़प्पा काल से संबंधित था। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लगा था। अब तक कुल 4 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। इसमें राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल कार्य करता है। तो राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन था जो वो लगा था 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। ठीक है, तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन सबसे लंबे समय तक लगा था। चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो सबसे लंबे समय तक लगा था, 15 दिसंबर 1992 से 1993 तक। पहली बार 1967 में लगा था राष्ट्रपति शासन। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, कौन कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। ये चारों ऐसे राज्यपाल रहे राजस्थान के जिनका कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3 और 4, चारों ऑप्शन सही है। एस.के. सिंह, इनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। श्रीमती प्रभा राव, इनका निधन हुआ था सन 2010 के अंदर, जब ये राजस्थान की जो राज्यपाल थी दरबारा सिंह का 1998 में इनका निधन हुआ था। निर्मल चंद जैन का निधन हुआ था सन 2003 में। सन 2003 में निर्मल चंद जैन का निधन हुआ था। एस.के. सिंह का जो निधन है वो हुआ था सन 2009 के अंदर। ये 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनका पद के दौरान, कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पश्चिम से क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है उदयपुर के अंदर। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय उदयपुर के अंदर, और जो इसके सभापति होते हैं जो वो हैं राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सभापति होते हैं। अब नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी। कौन सा आयोग था जिसने मतलब सरकार को ये मतलब क्या है, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी, उसका नाम है, जो आयोग है वो है पुंची आयोग। पुंची आयोग का नाम, इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जिनका नाम था मदन मोहन पुंची। मदन मोहन पुंची, उनके नाम पर ही इस आयोग का नाम पड़ा है पुंची आयोग। उन्होंने ही राज्यपाल पद के कार्यकाल के लिए 5 वर्ष करने का सुझाव सरकार को दिया था। मदन मोहन पुंची जी ने, पुंची आयोग ने। इस आयोग की स्थापना सन 2007 में की थी, सन 2007 में, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी सन 2010 के अंदर, और कहा था कि जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पुंची आयोग। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 राज्य मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर 2 राज्य महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर 3 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, या ऑप्शन नंबर 4 राज्य पुलिस महानिदेशक। तो जो राज्य मंत्री परिषद है, उनकी जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। जो मुख्यमंत्री होता है उनकी सलाह पर, ये सही है। राज्य महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है, और अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता जो राज्य विधानमंडल है उनकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। जो राज्य पुलिस महानिदेशक है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। तो क्वेश्चन में पूछा है कि राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती, तो इसका सही आंसर जो है वो है राज्य पुलिस महानिदेशक। ये बाकी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत आंसर है, ऊपर के 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है।
नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया। तो जो राज्यपाल होता है उसे राज्य जो विधानसभा होती है उसमें विशेष अभिभाषण देना होता है। ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिन्होंने विशेष अभिभाषण नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है निर्मल चंद जैन। निर्मल चंद जैन की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। मैंने अभी आपको बताया है ये राजस्थान के राज्यपाल थे और इन्होंने विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं नाथरा की पाल तथा मोरिजा बानोला क्षेत्र में खाने हैं। ये खाने किसकी हैं। नाथरा की पाल तथा मोरिजा बानोला। तो ये जो खाने हैं यह लोअर अयस्क से संबंधित है। लोअर अयस्क। जो मोरिजा बानोला जो खान है वो स्थित है जयपुर जिले के अंदर। जयपुर जिले के अंदर। जयपुर जिले के अंदर मोरिजा बानोला खान स्थित है। और पूरे राजस्थान में लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन जयपुर जिले में होता है। लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन जयपुर जिले में होता है। लोहे का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में जयपुर जिले में होता है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। और नाथरा की पाल जो ये खान है वो है उदयपुर के अंदर स्थित है। नाथरा की पाल उदयपुर में। ठीक है। तो नाथरा की पाल तथा मोरिजा बानोला क्षेत्र में खाने हैं ये लोअर अयस्क की खाने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चंदेरिया सीसा जस्ता प्रदावक किस जिले में स्थित है। जो सीसे जस्ते उत्पादन से संबंधित जो स्थल है चंदेरिया ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ के अंदर चंदेरिया स्थित है और सीसा जस्ता उत्पादन क्षेत्र है। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं जावर खान किस जिले में स्थित है। जावर खान उदयपुर के अंदर स्थित है। जावर उदयपुर। ये खान आपने पहले भी पढ़ी होगी। जो तांबा उत्पादन है उससे संबंधित है जावर उदयपुर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरवाड़ा, 2 खेतड़ी, 3 सिंगाना या 4 खो दरीबा। खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू के अंदर स्थित है। खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू के अंदर स्थित है। खेतड़ी सिंगाना ये तांबा उत्पादक से संबंधित है। खो दरीबा ये जो खान है वो अलवर के अंदर स्थित है। इसका संबंध भी तांबा उत्पादन से है। जो तांबा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र नहीं है वो है गुजरवाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी के बारे में बताते हैं कि जब कोई नदी किसी नरम स्थल से आती है, नरम जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उससे आती है और कठोर स्थल पर आती है उसके बाद, तो उसका जो प्रवाह है वो नरम स्थल के अनुसार रहता है और उसे ही जो ऐसे क्षेत्र से जो नदी निकलती है उसे अध्यारोपित नदी कहते हैं। तो इन ऑप्शन नंबर 1 है गग्गर, 2 माही, 3 बनास या 4 जाखम। तो जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है वो है बनास नदी। बनास नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियाँ राज्य संबंध से। खमनोर पहाड़ियाँ राज्य संबंध से बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से। जो बनास नदी की कुल लंबाई है राजस्थान के अंदर वो है 512 किलोमीटर। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। और जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा है वहाँ पर त्रिवेणी संगम है। ठीक है। और जो टोंक जिले के अंदर राजमहल स्थान है वहाँ बनास डाई खारी नदी मिलती है, वहाँ पर भी त्रिवेणी संगम है। अब नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है। राजसमंद जिले में जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलने वाली नदी है बनास, जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं कि कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खमनोर पहाड़ियाँ, कुल लंबाई 512 किलोमीटर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। कौन सा स्थान है जिससे चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश की जो जानापावा की पहाड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियाँ, जानापाव की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश की, वहाँ से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियाँ से। और राजस्थान में ये 84गढ़ जो स्थल है चित्तौड़गढ़ के अंदर, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये नदी राजस्थान, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है।
ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। जो लूनी नदी है अजमेर से निकलती है, और जो पाली के अंदर जो रंगाई छपाई उद्योग है वो इस नदी का प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। लूनी नदी को कालिदास ने अंतसलीला भी कहा था। कालिदास द्वारा अंतसलीला इस नदी को कहा गया। अंतसलीला। इस नदी को खारी और मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो बालोतरा बाड़मेर है उसके बाद इस नदी का जो जल है वो खारा हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। जो अरब सागर है उसमें कौन कौन सी नदी गिरती है। जो अरब सागर है उसमें जो राजस्थान का जो कुल अपवाह तंत्र है उसकी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कुल नदियाँ हैं 16%, और जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है उनका क्षेत्र है 24%, और जो अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं वो हैं कुल 60%। तो राजस्थान में कुल नदियाँ जो है उनका 16% हिस्सा 16% नदियाँ हैं वो अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर में जो नदियाँ जाकर गिरती है वो अरावली के, मतलब ये अरावली मान लीजिए आप, अरावली के जो पश्चिम में नदियाँ जाती है वो अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है। एक तो लूनी नदी है जो अरब सागर में, यहाँ लिख देते हैं लूनी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। राजस्थान की नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ है लूनी नदी है जो पश्चिम बनास है, पश्चिमी बनास नदी है, और जो साबरमती नदी है साबरमती, और जो माही नदी है। मुख्य रूप से राजस्थान में ये नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती है, और जो इनकी सहायक नदियाँ हैं वो अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन नंबर 1 माही सही है। 2 चंबल जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यमुना के अंदर जाकर मिलती है, यमुना गंगा में जाकर मिलती है। साबरमती भी सही है, लूनी ये भी सही है। तो जो सही आंसर है 1, 3 व 4 कौन से ऑप्शन में ही है, 1, 3 व 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, सुमेलित कीजिए। जो जाहर पीर है उनके नाम से किन्हें जाना जाता है। जाहर पीर के नाम से, जैसा हम सभी जानते हैं, गोगाजी को जाना जाता है जाहर पीर के नाम से। ददरेवा चूरू में गोगाजी का जन्म हुआ। ये सारी चीज़ें हमने पहले क्लासों में बहुत पढ़ चुकी है। शिव का अवतार किन्हें कहा जाता है, तेजाजी को। तेजाजी को काला और बाला का देवता, धोलिया वीर भी तेजाजी को कहा जाता है। यहाँ लिख देते हैं धोलिया वीर तेजाजी को कहा जाता है, धोलिया वीर। काला और बाला का देवता तेजाजी को कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार पाबूजी को कहा जाता है, और जो रामसा पीर है वो कहा जाता है रामदेव जी को। रामसा पीर रूणी जेरा धनी, जो सांप्रदायिक सद्भावना के जो देवता है उनके रूप में जाना जाता है। तो अब हम सही करेक्ट आंसर देख लेते हैं। जाहर पीर ए में ऑप्शन नंबर 3, ए में इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। शिव का अवतार तेजाजी, बी में 4, लक्ष्मण का अवतार पाबूजी, सी में 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थल है। जो बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में जो स्थल है वो हड़बूजी पंच पीरों में से एक है। रामदेव जी के मौसेरे भाई के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी से इन्होंने प्रेरणा ली थी। रामदेव जी के मौसेरे भाई रामदेव जी से प्रेरणा पाकर इन्होंने जो बालीनाथ जी हैं उनको अपना गुरु बनाया था। हड़बू जी ने बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया था। बालीनाथ जी को गुरु इन्होंने बनाया था। हड़बू जी ने पंच पीरों में से एक है हड़बू जी। और जो शकुन शास्त्र है, शकुन शास्त्र के जो ज्ञाता है उसके रूप में हड़बू जी को जाना जाता है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में हड़बू जी को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थल है, हड़बू जी का। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। जो भूरिया बाबा है वो किनके आराध्य देव हैं, तो इसका सही आंसर है गोडवाड़ के मीणाओं के। जो लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र है, लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र है वो गोडवाड़ कहलाता है। लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। और जो गोडवाड़ के मीणा है उनके आराध्य देव है भूरिया बाबा।
इन्हें गोमतेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लिख देते हैं अपन गोमतेश्वर महादेव, गोमतेश्वर महादेव के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, भूरिया बाबा को। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित हैं? जो तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा नाम से आपको याद आया होगा, तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर जो चैत्र माह के अंदर बढ़ता है। तिलवाड़ा पशु मेला चैत्र माह में बढ़ता है। तिलवाड़ा पशु मेला, चैत्र माह तिलवाड़ा पशु मेला। ये जो पशु मेला है और जो तिलवाड़ा स्थल है वो संबंधित है मल्लीनाथ जी से। मल्लीनाथ जी से संबंधित स्थल है तिलवाड़ा गांव। यहाँ जो तिलवाड़ा में जो तिलवाड़ा नाम से जो मेला भरता है, तिलवाड़ा स्थल के अंदर जो लूनी नदी के किनारे स्थित है तिलवाड़ा स्थल, वहाँ पे मल्लीनाथ पशु मेला भरता है। और मल्लीनाथ जी के नाम से एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि जो बाड़मेर है, बाड़मेर जो जिला है मल्लीनाथ जी के नाम पे, इसे मालानी या मालानी जो क्षेत्र है वो बाड़मेर को कहा जाता है मल्लीनाथ जी के नाम पे। तो जो बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर है किस लोक देवता से संबंधित है? उसका सही आंसर है मल्लीनाथ जी। चैत्र माह के अंदर तिलवाड़ा में बहुत बड़ा पशु मेला भरता है। तिलवाड़ा स्थल लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। बाड़मेर का दूसरा नाम जो मालानी है वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का बहुत अधिक प्रभाव है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? जो गिलुंड जो पुरातत्व स्थल है वो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। गिलुंड पुरातत्व स्थल राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। गिलुंड बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ स्थल है। ये एक पुरातात्विक स्थल है गिलुंड। और इसका जो गिलुंड है मतलब जो आहड़ सभ्यता है उसका प्रभाव यहाँ गिलुंड जो स्थल है वहाँ पर दिखता है। आहड़ सभ्यता का प्रभाव उदयपुर से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही, जहाँ पर आहड़ सभ्यता है उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही गिलुंड पुरातत्व स्थल की खोज की गई थी। आहड़ सभ्यता के समीप ही स्थित है, इसका प्रभाव भी इस पर पड़ा है।